रामपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम माधव तथा छोटे भाई का नाम केशव था। बड़े भाई और उसकी पत्नी दोनों ही सरल स्वभाव के थे तथा छोटे भाई की पत्नी निर्मला आज ही ब्याह करके आई थी। निर्मला जब प्रथम बार अपनी ससुराल में आई तो उसने भी ठीक वैसा ही किया। विवाह के बाद पहली मधुर रात्रि व्यतीत करने के उपरांत केशव और माधव में झगड़ा उत्पन्न करने का विचार सोचने लगी, परंतु केशव नहीं चाहता था कि ऐसा कोई प्रसंग छेड़ा जाए जिसमें परस्पर विरोध हो। परंतु निर्मला अत्यंत सावधान थी। अपने पति के बड़े भाई का बहुत बड़ा परिवार देखकर मन में निश्चय कर लिया कि इस महासमुंदर में वह बूंद बनकर नहीं रहेगी। वह अपने पति की वस्तुओं का निरीक्षण करने लगी। वे संख्या में बहुत कम थे। 2-4 फटी कमीजें, 2 पैंट और 1 कोट था। जो व्यक्ति कई वर्षों से 300 रुपए मासिक वेतन पा रहा हो, उसके वस्त्रों का यह हाल, और पति के श्रृंगार की वस्तुओं में भी ज्यादा कुछ नहीं था। अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर निर्मला समझ गई कि उसका पति अपनी सारी आय अपने भाई के परिवार पर बर्बाद कर रहा है। उसने अपने पति से पूछा, शादी से पहले जो आपके पास सूट था वह कहाँ गया? अरे उसके बारे में तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने वह उस व्यक्ति को दे दिया है जिसको उसकी आवश्यकता थी। तो अब आप क्या पहनेंगे? यह नया सूट जो तुम्हारे पिताजी ने मुझको दिया है। ओह, और उस धन का क्या हुआ जो आप इतने वर्षों से कमा रहे हैं? बैंक में कितना जमा किया है? श्रीमती जी, मैं आज तक बैंक में घुसा ही नहीं, जमा क्या खाक करूँगा। वास्तव में मुझे हिसाब किताब रखने की आदत नहीं है, किंतु तुम्हें इस सब की चिंता क्यों हो रही है, जबकि उस समय अभी हमारे खुशी और चैन से जीने के दिन है। केशव ने निर्मला को इशारे में कहा। निर्मला ने केशव का विरोध नहीं किया, परंतु साथ ही कह दिया, यह तो ठीक है, परंतु मैं चाहती हूँ कि ये आनंद की घड़ियाँ दिनों में और वे दिन वर्षों में परिणित हो। वह तो होगा ही। निर्मला ने अवसर देखकर पुनः कहा, पर धन के बिना जीवन नहीं चल सकता। अरे छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को, इनमें हमें अपना मन खराब नहीं करना है। केशव धन संपत्ति की इस गंभीर बातों की अपेक्षा मधुर बातें करने पर तुला हुआ था। निर्मला ने भी अब समझा कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अतः उसने प्रसंग आगे नहीं बढ़ाया। थोड़े ही दिनों में उसने समझ लिया कि उसका पति बहुत ही फिजूल खर्चे वाला है। अगले महीने की पहली तिथि को उसने अपने 300 रुपए वेतन का हिसाब अपनी पत्नी को बता दिया। उसने कहा, 100 रुपए घर के खर्चे के लिए, 50 रुपए तुम्हारे पॉकेट खर्च के लिए और 150 रुपए मेरे अपने प्रयोग के लिए। किंतु यह विवरण निर्मला को नहीं भाया। वह सभी मुद्दों का विस्तृत विवरण चाहती थी। केशव के पास भी छिपाने को कुछ नहीं था। उसने कहा, भोजन, निवास, आतिथ्य आदि का खर्चा 100 रुपए में चलेगा, जिसका प्रबंधन भाभी करेंगी। भाभी क्यों, मैं क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसे बड़े बाबू के अधीन छोटा बाबू रहता है, तुम ऐसे भी समझ सकती हो, लेकिन 100 रुपए तो उसके लिए बहुत अधिक है। हम 2 जने इतना तो नहीं खा जाते। मेरी प्यारी निर्मला, हम 2 नहीं 10 हैं। 10। आपके कहने का अभिप्राय यह है कि आपके बड़े भाई, उनकी पत्नी और उनके सब बच्चे? हाँ, तो क्या उन सबकी परवरिश का दायित्व हम पर है? नहीं, हम सबका पारिवारिक दायित्व है, परंतु मैं इसमें कोई कारण नहीं पाती कि हम उन पर कुछ व्यय करें। किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कारण ढूंढना छोटी बात है। प्रत्येक बात पर तर्क करना बुद्धिमता नहीं है। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ क्यों उसको दूध पिलाती है? माँ क्यों उस बच्चे के लिए अपना जीवन दान करे? माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका विचार नहीं करती। मैं अपने भाई और उनके बच्चों को प्यार करता हूँ। क्या यह पर्याप्त कारण नहीं कि मैं उनकी खुशी में कुछ योगदान करूं? निर्मला जब तर्क में हार गई
तो अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए उसने अपना दूसरा ढंग अपनाया। शादी हुई अभी 4 मास ही बीते थे कि निर्मला का अपनी जेठानी से झगड़ा रहने लगा। एक दिन रात्रि के समय वह अपने पति से कोलाहल करने लगी। पति से कोई बात मनवाने का यही उपयुक्त अवसर होता है। उसका विचार कर निर्मला ने कह दिया, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं दूसरों की गुलाम बनकर रहूं? आपकी भाभी तथा उनके बच्चों की सेवा करते करते मैं थक गई हूँ। क्या हम किसी ऐसे स्थान पर नहीं रह सकते जिसे हम अपना घर कह सकें और जो पूर्णतया हमारा हो, यहाँ तक कि उसमें कोई झांक भी न सके? तुम्हारे कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने भैया को छोड़ दूं? केशव ने सचेत होते हुए पूछा। ठीक है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता रहती है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करती, किंतु स्वतंत्रता तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे भी तो यही चाहिए। निर्मला, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ, परंतु अपने साथियों की सेवा करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ठीक है, और यदि आप पृथक मकान ले भी लेते हैं तब भी तो हम उनकी कुछ सेवा कर ही सकते हैं। मैं वचन देती हूँ कि आपके सभी संबंधियों के साथ मेरा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा। देखिए कितना आनंददायक होगा पृथक रहना। आप मेरे लिए होंगे और मैं आपके लिए। अन्य कोई व्यक्ति बीच में दखल देने वाला नहीं होगा। यह तर्क कोई तर्क नहीं था, अपितु निवेदन था। एक स्त्री की उत्कृष्ट अभिलाषा थी जिसका विरोध केशव नहीं कर सका। अगले दिन ही उसने अपने भैया से पृथक में कह दिया, मैं पृथक मकान में रहना चाहता हूँ। क्यों? भैया का प्रश्न था। निर्मला ऐसा चाहती है और मैं उसकी इस छोटी सी मांग को ठुकराना नहीं चाहता। भैया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर के खर्चे में मेरा सहयोग पूर्वत रहेगा। नहीं, यदि तुम परिवार से पृथक हो जाओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। पर भैया, यह तो मैं अपने स्नेह वश देता हूँ। आप क्यों इनकार करते हैं? आपके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। बड़ा भाई दृढ़ निश्चयी था। उसने कहा, जब तक हम संयुक्त परिवार की भांति रहते हैं तब तक मेरे और तुम्हारे धन में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि हमारा हित संयुक्त था। अब पृथक पृथक रहने पर सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा मुझे कुछ देना न तो तुम्हारी पत्नी को भला प्रतीत होगा और न ही कुछ लेना मेरी पत्नी को। किंतु भैया, इन स्त्रियों को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? हम इसे केवल अपने तक ही सीमित रखें। नहीं, मैं तुम्हारी भाभी से छिपाकर कुछ नहीं रखता और न ही तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अपनी पत्नी से कुछ छिपाकर रखो। परिवार विभक्त हो गया, इससे निर्मला अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही जब केशव ने उसको यह बताया कि भैया ने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया है। केशव का भाई माधव अत्यंत निर्धन था। एक फर्म में साधारण सा क्लर्क था और वेतन स्वरूप उसे केवल 150 रुपए मासिक मिलते थे। घर में 6 बच्चे थे तथा उनके पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा के लिए यह राशि अत्यंत अल्प थी। इस पर भी जीवन की गाड़ी चलने लगी। उसने दृढ़ निश्चय किया, वह अपनी जीवन की गाड़ी को नया मोड़ देगा। अपने सबसे बड़े लड़के को, जो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसने उससे कह दिया कि आगे का पढ़ना है तो साथ साथ अर्जन करे। दूसरे लड़के ने पिछले वर्ष मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण करी थी तथा अपने कॉलेज में प्रवेश लेने की सोच रहा था। उसने उसकी शिक्षा समाप्ति की घोषणा कर दी और उसको एक कारखाने में काम सिखाने पर लगा दिया। छोटे तीनों बच्चों की शिक्षा उसने चालू रखी। सबसे छोटा लड़का 3 वर्ष का ही था। समय व्यतीत होता गया। सबसे बड़ा लड़का अब दुकानदार बन गया था। उसने दलाली का काम शुरू किया था और अपनी छोटी सी पूंजी बचाकर एक किनारे की दुकान खोल ली थी। 2 वर्ष में ही उसकी दुकान चल निकली थी और वह इस समय लगभग 200 रुपए मासिक अपने पिता की आय में वृद्धि करने लगा था। छोटे भाई ने कारखाने में काम सीखकर अपने बड़े भाई की सहायता से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। इस प्रकार बड़े भाई की स्थिति अब सामान्य हो गई थी। दूसरी ओर इन 2 वर्षों में केशव की पत्नी
के 2 बच्चे हो चुके थे और उनके लिए यह संभव नहीं था कि उनकी भली भांति देखभाल करे तथा घर का सारा काम भी करे। केशव ने घर के काम के लिए एक के बाद एक नौकर रखता गया, किंतु नौकर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते थे, चाहे काम मालिकों को पसंद आए चाहे ना आए। निर्मला का स्वास्थ्य भी निरंतर गिरता रहता था। उसके गर्भ में इस समय तीसरी संतान थी। इस बार उसने गर्भपात कराने का निश्चय कर लिया। इसके लिए वह कई डॉक्टरों के पास गई, किंतु कोई सम्मानित डॉक्टर इस विषय में उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। विवश होकर उसके लिए उसे एक अशिक्षित चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी। गर्भपात हो गया, किंतु निर्मला ने बिस्तरा पकड़ लिया। उसको निरंतर ज्वर रहने लगा। डॉक्टरों को संदेह हो गया कि निर्मला को टीबी हो गई है। इस सब से केशव बहुत चिंतित रहने लगा और उसका परिणाम यह हुआ कि दफ्तर के काम में भी वह ध्यान नहीं दे सका। उसके अधिकारी गण उससे अप्रसन्न रहने लगे। पिछले दिनों उसे आशा थी कि उसकी पदोन्नति हो जाएगी, परंतु अब वह आशा भी विलीन हो गई। नौकर भाग गया। अब केशव को भी घर का पूरा काम करना पड़ता। निर्मला के लिए दवाई आदि लाना, उसकी टहल सेवा तथा फिर दफ्तर का काम। निर्मला के लिए तो उसने एक नर्स का प्रबंधन भी कर दिया, परंतु उस नर्स को 6 रुपए प्रतिदिन वेतन देना तय हुआ। इस प्रकार आधा से अधिक वेतन तो नर्स के ऊपर ही व्यय होने लगा। शेष में दवा आदि तथा खाना पीना एक समस्या बन गई। वह व्यवस्था अधिक काल के लिए चल सकनी असंभव थी। केशव घर का बहुत सा काम स्वयं करता था। इस पर भी निर्मला को आराम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के ऊपर तो वही नजर रखती थी। इस प्रकार जीवन से निराश हो, बहुत दुखी हो अवस्था में वह अपने बड़े भाई से मिलने जा पहुंचा। भाई के हाल चाल पूछने पर केशव ने घर का सारा वृत्तांत का सुनाया और फिर कहा, यदि इसी प्रकार चलता रहा भैया तो ऑफिस से डिस्चार्ज नोटिस भी मिल जाएगा और फिर सारा परिवार भूखा ही मरेगा। केशव के भाई ने कहा, यह सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ है। केशव को अपने भाई की वह निराशा स्मरण हो आई जब उसने उससे कहा था कि परिवार से पृथक होना चाहता हूँ। उस समय भाई को उसकी सहायता की आवश्यकता थी, परंतु उसके पृथक हो जाने से भाई ने सहायता लेने से इनकार कर दिया था। अब केशव को सहायता की आवश्यकता थी, परंतु तब की अवस्था का स्मरण कर वह मांग नहीं सका और कुछ देर बैठकर घर वापस चला आया। अगले दिन जब वह ऑफिस से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी भतीजी कांता आई हुई है। केशव ने पूछ लिया, कहो कांता, क्या हाल है? सब ठीक है चाचा जी, नम्रता से कांता ने उत्तर दिया। केशव ने देखा आज घर की सफाई भली भांति हुई पड़ी है, बर्तन तथा रसोई साफ पड़ी है और उसके लिए चाय भी तैयार है। आज 4 मास बाद उसे शाम की चाय का स्वाद आया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, निर्मला तुम्हारा क्या हाल है? जैसा हमेशा रहता है। नर्स छुट्टी मांगने लगी थी तो मैं बहुत परेशान हुई। उसके बिना मेरा काम किस प्रकार चलेगा? मैं यही सोच रही थी कि इतने में कांता आ गई और कहने लगी कि वह आज दिन भर यहीं रहेगी। मैंने नर्स को छुट्टी दे दी। कांता तो अब होशियार हो गई है। इसने नर्स से कहीं अच्छी तरह मेरी सेवा की है। केशव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कांता का छोटा भाई भी मोहन आ गया और बच्चों से खेलने लगा। रात कांता भोजन बनाने के बाद घर चली गई, परंतु मोहन वहीं रह गया। प्रातः उसने चाचा से सब्जी तथा चाची की दवाइयाँ आदि लाने के विषय में पूछ लिया और खाना बनाने तथा घर का प्रबंधन करने के लिए कांता भी प्रातः आ गई। इस प्रकार सप्ताह भर चलता रहा। जब केशव को विश्वास हो गया कि कांता प्रतिदिन आती रहेगी तो उसने नर्स को भी छुट्टी कर दी। इस पर भी एक बात केशव नहीं समझ सका कि कांता ने भी उसके घर पर भोजन नहीं किया, न ही मोहन ने किसी वस्तु को छुआ। केशव ने कई बार कहा कि वह भोजन यहीं कर ले, परंतु कांता सदैव टालती रहती। निर्मला के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था और एक मास में उसका ज्वर भी जाता रहा।
अब वह बैठकर थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। एक दिन निर्मला ने कांता से बहुत आग्रह किया कि आज वह भोजन उनके साथ ही खाए। इस पर कांता ने कह दिया, चाची मुझको बिल्कुल भूख नहीं है। कांता, मेरी खुशी के लिए ही थोड़ा सा खा लो, किंतु मैं खा नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों? यह तो मुझको भी पता नहीं। तो तुम यहाँ क्यों आती हो, जिससे आपकी कुछ सहायता कर सकूं? केशव भी इन दोनों की बातें सुन रहा था। वह अभी स्वयं को इनसे अलिप्त न रख सका। उसने पूछा, कांता, क्या तुम्हारी माता जी ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है? नहीं तो मैं स्वयं ही आती हूँ। एक दिन आप पिताजी को अपनी कठिनाई बता रहे थे तो मेरे दिल में चाची की सहायता करने की बात आई। अगले दिन मैंने पिताजी से पूछ लिया। उन्होंने माताजी की ओर संकेत किया। माताजी ने मुझे यहाँ आने की स्वीकृति दे दी और मैं यहाँ आने लगी। मुझे प्रसन्नता है कि चाची अब स्वस्थ हो रही हैं। किंतु तुम्हें यह किसने कहा है कि तुम यहाँ खाना मत खाया करो? मैं समझता हूँ यह तुम्हारा एक प्रकार से दृढ़ निश्चय है कि तुम हमारी कोई वस्तु नहीं लोगी। कांता ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। चुप्पी का अर्थ स्पष्ट था। केशव सब समझ गया। निर्मला को भी डंक सा लगा। वह कांता से कहने वाली थी कि अब उसके आने की आवश्यकता नहीं, परंतु घर की स्थिति तथा अपनी असमर्थता को देखकर वह मौन रह गई। उस रात केशव ने निर्मला से पूछा, क्या तुम्हें उस बात पर लज्जा की अनुभूति नहीं होती जो तुमने मेरे भाई के साथ करवाया था? क्यों? मैंने क्या करवाया था? तुमने मुझसे उनकी सहायता बंद करवाई थी, जबकि उस समय उनको इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। परिणाम यह हुआ कि सुंदर को तुरंत कॉलेज छोड़कर दुकान करनी पड़ी। मैंने आपको उनकी आर्थिक सहायता करने से मना नहीं किया था, यह तो उन्होंने स्वयं अस्वीकार की थी। नहीं, हमने इसके लिए उन्हें विवश कर दिया था। सुनो, अब मैंने निश्चय किया है कि मैं वहां जाकर भैया तथा भाभी के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगूंगा और उनसे याचना करूंगा कि दोनों परिवार पुनः एक हो जाए। यह तो ठीक है कि उन दिनों तुम्हें भाभी से अधिक काम करना पड़ता था, परंतु तुम युवा होने के कारण कर सकती थी, उसी प्रकार जैसे कांता अब यहाँ करती रही है। इस प्रकार काम करना किसी के प्रति एहसान करना नहीं होता। किसी संस्था की भांति एक संयुक्त परिवार में किसी से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। निर्मला को अपने प्रियजन के समीप रहने से प्राप्त सुविधा का अभ्यास हो गया था, परंतु वह यह नहीं समझ पाई थी कि केवल एक घटना किस प्रकार संयुक्त परिवार के औचित्य को सिद्ध करती है। उसने कहा, हम दुर्भाग्यशाली थे जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ी, किंतु ऐसा कोई नियम तो नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होगा। हमारा दुर्भाग्य यह सिद्ध नहीं करता कि बड़े परिवारों की आवश्यकता रहती है, किंतु निर्मला चोर नित्य ही किसी के घर सेंध नहीं लगाते। इस पर भी पुलिस को सदा और सब स्थानों पर सचेत रखा जाता है। आग लगने की घटनाएं नित्य और सदा नहीं होती, परंतु आग बुझाने वाले दमकल सदा तैयार रखे जाते हैं। निर्मला, तुम ही बताओ, जो सेवा कांता और मोहन इसने वश करते रहते हैं, वह क्या किसी भी मूल्य पर मिल सकती है? केशव के समझाने और बुझाने पर निर्मला को भी एहसास हुआ कि घुल मिलकर परिवार के साथ रहने पर हर समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। वह अपने स्वभाव के लिए लज्जित हुई और अपने पति से क्षमा मांगी। पति और पत्नी दोनों मिलके बड़े भाई के पास गए। बड़े भाई और भाभी से क्षमा याचना की। बड़ा भाई भी नेक दिल इंसान था। उसकी पत्नी ने कांता को गले लगा लिया। सब परिवार हंसी खुशी मिलकर अब एक हो गया और एक होकर जीवन व्यतीत करने लगा।